खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ हिंदी गद्य साहित्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को, और केवल प्रश्नों को ही नहीं बल्कि इनके उत्तरों के भी साथ। आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न ही आने वाले हैं, जिनके लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। उन्हें आपको OMR सीट पे हल करना रहेगा, इसलिए अगर एक भी प्रश्न गलत हुआ तो उसके एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप लोग के सामने, आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक हिंदी गद्य जो है हमारा, इसका जनक हम किसे मानते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आप लोग के सामने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, दूसरा ऑप्शन प्रेमचंद्र जी को, तीसरा ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, या फिर चौथा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद जी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, जो कि है चंद्रकांता किस विधा की रचना है। सबसे पहला ऑप्शन है उपन्यास विधा की, सेकंड ऑप्शन कहानी विधा की, थर्ड ऑप्शन निबंध विधा की, या फिर फोर्थ ऑप्शन नाटक विधा की। तो चंद्रकांता एक उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर में चंद्रकांता एक उपन्यास है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, हिंदी गद्य के विकास में किस युग का विशेष योगदान रहा। हिंदी गद्य का जब विकास हुआ तो कौन से युग ने अपना विशेष योगदान दिया। ऑप्शन नंबर 1 है आदिकाल में, ऑप्शन नंबर 2 है भक्ति काल में, ऑप्शन नंबर 3 है रीति काल में, और ऑप्शन नंबर 4 है आधुनिक काल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आधुनिक काल में हिंदी गद्य साहित्य का सबसे ज्यादा विकास हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, सरोजिनी नायडू किस विधा की लेखिका थी। सरोजिनी नायडू के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा, ये किस विधा की लेखिका थी। ऑप्शन नंबर 1 है कहानी विधा की, ऑप्शन नंबर 2 है उपन्यास विधा की, ऑप्शन नंबर 3 है कहानी विधा की, और ऑप्शन नंबर 4 है निबंध विधा की। तो सरोजिनी नायडू जी कविता विधा की लेखिका थी, यानी कि सरोजिनी नायडू जी एक कवयित्री थी। अगला 5वां क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। प्रेमचंद्र जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जयशंकर प्रसाद जी, या फिर मुंशी प्रेमचंद्र जी। तो गोदान उपन्यास को लिखा था मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। आई होप कि ये सभी लोगों को पता होगा। आंसर में हम देखेंगे गोदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र हैं। अगला 6वां क्वेश्चन आप लोग के सामने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था। कनक पत्रिका, हंस पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, या फिर चंद पत्रिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कनक पत्रिका का संपादन किया था। अगला 7वां वाला क्वेश्चन है आप लोग के सामने,
प्रेमचंद्र का ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसे कि गांव का दर्पण कहा जाता है? गोदान को, निर्मला को, गबन को या फिर सेवा सदन को? तो अगर आपने गोदान उपन्यास को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसे ही हम गांव का दर्पण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। अगला 8वां क्वेश्चन आप लोग के सामने, आधुनिक हिंदी गद्य के विकास में किस साहित्यिक संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा? आधुनिक हिंदी गद्य जो था इसके विकास में कौन सी साहित्यिक संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा? सबसे पहला है भारतेंदु मंडली का, या फिर छायावादी मंडली का, प्रगतिवादी लेखक संघ का, या फिर साहित्यकार संघ का? तो भारतेंदु मंडली जो थी इसी का महत्वपूर्ण योगदान था किसमें? आधुनिक हिंदी गद्य के विकास में। अगला 9वां क्वेश्चन आप लोग के सामने, जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख लेखक थे? ऑप्शन नंबर 1 छायावादी युग के, ऑप्शन नंबर 2 प्रगतिवादी युग के, ऑप्शन नंबर 3 द्विवेदी युग के, ऑप्शन नंबर 4 भारतेंदु युग के। तो जयशंकर प्रसाद जी हमारे छायावादी युग के प्रमुख लेखक थे, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद 10वां वाला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? सरस्वती पत्रिका का, या फिर हंस पत्रिका का, कनक पत्रिका का, या फिर चंद पत्रिका का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सरस्वती पत्रिका का। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि थे? ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया, फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो आप लोग तुरंत कमेंट कीजिए इस वाले आंसर को। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया है, अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो याद भी होगा। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा आदिकाल के, ऑप्शन नंबर 2 है भक्ति काल के, ऑप्शन नंबर सी है रीति काल के, ऑप्शन नंबर डी है छायावाद के। तो जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख कवि थे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, जयशंकर प्रसाद को छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है, ये तो उसका एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रसाद जी की कौन सी रचना एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है? कामायनी, या फिर चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, या फिर आशु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला ऑप्शन, यानी कि कामायनी प्रसाद जी की एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। कामायनी उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है और इसे छायावादी काव्य का शिखर माना जाता है। अगला तीसरा क्वेश्चन, प्रसाद जी ने किस विधा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया? इनमें से कौन सी विधाएं हैं जिनमें प्रसाद जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? उपन्यास विधा में, नाटक विधा में, कहानी विधा में, या फिर इन सभी में? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला, यानी कि उपरोक्त सभी में। प्रसाद जी ने उपन्यास, नाटक और कहानी सभी विधाओं में उत्कृष्ट रचनाएं लिखी हैं। अगला क्वेश्चन है, इस नंबर को आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, क्या है कि ये नंबर ना एक्चुअली यहाँ पे रह गया है, लेकिन इस नंबर को आप लोग को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। स्कंदगुप्त किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की, नाटक विधा की, कहानी विधा की, या फिर निबंध विधा की? तो जो स्कंदगुप्त है सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, एक नाटक विधा की रचना है। स्कंदगुप्त एक ऐतिहासिक नाटक है। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, मैंने बता दिया कि नंबरों पर ध्यान नहीं देना, ये गलती से लिखा गया है।
प्रसाद जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में, लखनऊ में, प्रयागराज में या फिर दिल्ली में? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, वाराणसी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। अगला 6वां क्वेश्चन है, प्रसाद जी के काव्य में किसका वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है? प्रसाद जी के काव्य में किसका वर्णन मिलता है प्रमुख रूप से? प्रकृति का वर्णन, हाँ मिलता है। मानव मन ये भी मिलता है, समाज ये भी मिलता है। इसका मतलब उपरोक्त सभी वाला आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रसाद जी के काव्य में प्रकृति, मानव मन और समाज सभी का वर्णन मिलता है। आंसू किस प्रकार की रचना है? आंसू एक काव्य संग्रह है या फिर उपन्यास है? आंसू एक कहानी संग्रह है या फिर नाटक है? तो आंसू हमारी कहानी संग्रह है, इसलिए तीसरा वाला आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपन्यास क्या है? एक लघु कहानी को हम उपन्यास कहते हैं या फिर एक कविता संग्रह को हम उपन्यास कहते हैं? एक विस्तृत कहानी को हम उपन्यास कहते हैं या फिर एक नाटक को हम उपन्यास कहते हैं? तो हम उपन्यास कहते हैं एक विस्तृत कहानी को। उपन्यासकार कौन होता है? जो कहानियों को लिखता है उसे तो कहानीकार कहेंगे, जो कविताओं को लिखेगा उसे तो कविताकार कहेंगे, कवि कहेंगे, जो नाटक लिखेगा उसे नाटककार कहेंगे। तो उपन्यासकार किसे कहेंगे? जो उपन्यास लिखता है। उपन्यास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन करना या फिर शिक्षित करना? दोनों ए और बी, यानी कि मनोरंजन करना प्लस शिक्षित करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला तो हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही आंसर है। उपन्यास से केवल हमें मनोरंजन ही नहीं मिलता परंतु शिक्षा भी मिलती है। मुंशी प्रेमचंद्र जी का असली नाम क्या था? अगर प्रेमचंद्र जी के बारे में आप लोग ने पता होगा तो इनका असली नाम भी आपको पता होगा। सबसे पहला ऑप्शन है धनपत राय या फिर नवाब राय, मुंशी प्रेमचंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुंशी प्रेमचंद जी का असली नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जी किस युग के प्रमुख लेखक थे? आदिकाल के या फिर भक्ति काल के, रीति काल के या फिर छायावाद के? तो प्रेमचंद्र जी हमारे छायावाद से थोड़े पहले के थे, शुक्ल युग के थे। फिर भी इसमें नहीं है तो हम छायावाद को ही ले लेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में अच्छे से बाकी लिखा होगा। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि छायावाद के, हालांकि प्रेमचंद का काल छायावाद से थोड़ा पहले का है लेकिन उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखकों में गिना जाता है। प्रेमचंद जी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? गोदान, सेवा सदन, गबन या फिर प्रेमा? तो उपन्यास तो इनके कई सारे हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है हमारा पहला वाला गोदान। प्रेमचंद जी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, प्रेमचंद्र के उपन्यासों में किस विषय पर अधिक जोर दिया जाता है? प्रेम पर या फिर सामाजिक समस्याओं पर, राजनीति पर या फिर धर्म पर? तो आप लोग यहाँ से प्रेम यहाँ मत मिला दीजिएगा कि यहाँ भी प्रेम यहाँ भी प्रेम, तो यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। प्रेमचंद्र जी के उपन्यासों में सेकेंड वाला हमारा राइट होगा, सामाजिक समस्याओं पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। प्रेमचंद्र जी कौन सी भाषा में लिखते थे? केवल हिंदी में लिखते थे या फिर उर्दू में केवल लिखते थे? हिंदी और उर्दू दोनों में लिखते थे या फिर इनमें से किसी में नहीं लिखते थे? तो हमने पढ़ा है तो हमें पता है कि ये हिंदी और उर्दू दोनों में लिखते थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
प्रेमचंद्र के उपन्यासों की भाषा कैसी होती है? प्रेमचंद्र जी के जो उपन्यास होते हैं उनकी भाषा कैसी होती है? बहुत ज़्यादा कठिन होती है कि हम लोग समझ ही ना पाए, या फिर बहुत सरल होती है कि कोई भी पढ़ के समझ लें? आम लोगों की भाषा के करीब होती है कि आम लोग भी समझ पाए, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो मैं बार बार बता रही हूँ, अगर आपने प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इनके उपन्यासों की भाषा आम लोगों की भाषा के करीब होती है। प्रेमचंद्र के उपन्यासों में किस वर्ग के लोगों के जीवन का चित्रण मिलता है? केवल उच्च वर्ग के लोगों का, या फिर केवल निम्न वर्ग के लोगों का? सभी वर्ग के लोगों का ना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सभी वर्गों के लोगों का चित्रण मिलता है। कहाँ पर? प्रेमचंद्र जी के उपन्यासों में। प्रेमचंद्र के उपन्यासों में किन मूल्यों को महत्व दिया जाता है? प्रेमचंद्र जी के जो उपन्यास होते हैं उनमें कौन से मूल्यों को महत्व दिया जाता है? धर्म को, मानवता को, जाति को, या फिर धन को? तो प्रेमचंद्र जी के उपन्यासों में मानवता को महत्व दिया जाता है। प्रेमचंद्र के उपन्यासों में किस प्रकार के पात्र मिलते हैं? केवल सकारात्मक पात्र ही होते हैं, या फिर केवल नकारात्मक पात्र होते हैं? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पात्र होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं होते? तो अगर एक भी उपन्यास आपने इनका पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के पात्र मिलते हैं। प्रेमचंद्र के उपन्यासों का साहित्यिक महत्व क्या है? भारतीय समाज का यथार्थ चित्रण करना, आम लोगों की आवाज पहुंचाना, हिंदी साहित्य में नया आयाम लाना, या फिर उपरोक्त सभी? तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, उपरोक्त सभी सही है। महादेवी वर्मा को किस साहित्यिक धारा से जोड़ा जाता है? छायावाद से, प्रगतिवाद से, प्रयोगवाद से, या फिर नवजागरण से? तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट हो जाएगा, जहाँ के जयशंकर प्रसाद जी हैं, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी को भी यही से जोड़ा जाता है, और महादेवी वर्मा जी को भी यही से, यानी कि छायावाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, महादेवी वर्मा का कौन सा काव्य संग्रह बहुत प्रसिद्ध है? यामा, निशा, दीपशिखा, या फिर रश्मि? तो इनका जो यामा काव्य संग्रह है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। महादेवी वर्मा की कविता में किसका वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है? महादेवी वर्मा जी की जो कविताएं होती हैं इनमें प्रमुख वर्णन किसका मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रकृति का, ऑप्शन नंबर बी समाज का, ऑप्शन नंबर सी राजनीति का, ऑप्शन नंबर डी इतिहास का। तो प्रेमचंद्र जी की कविता में प्रकृति का वर्णन मुख्य रूप से मिलता है। महादेवी वर्मा की कविता में किस भावना का वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है? क्रोध का, हास्य का, विरह का, या फिर घृणा का? तो जैसा कि इन्हें पीड़ा की गायिका भी कहा जाता है, विरह का वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है इनके काव्यों में। महादेवी वर्मा की कविता में किसका प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है? चंद्रमा का, सूरज का, तारों का, या फिर इनमें से सभी का? तो पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, यानी कि राइट आंसर चौथा सही, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन,
महादेवी वर्मा की कविता में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? संस्कृतमयी भाषा का या फिर ऑप्शन नंबर बी साधारण भाषा का, ऑप्शन नंबर सी अलंकार युक्त भाषा का या फिर ऑप्शन नंबर डी सही है उपरोक्त सभी का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला उपरोक्त सभी, यानी कि महादेवी वर्मा की कविता में संस्कृतमयी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है, साधारण भाषा का भी प्रयोग किया जाता है और अलंकार युक्त भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसा मत सोचिएगा कि इनमें से एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आ सकते, हम तो छोड़ करके चले जाएंगे। एक भी क्वेश्चन इसमें से आ गया ना तो तुरंत आपके परसेंटेज लो हो जाएंगे। इसीलिए मैंने ऐसा नहीं किया कि केवल इम्पोर्टेंट लेकर के आऊँ, सारे इम्पोर्टेंट है। कई बार जो पूछे भी गए हैं और जो नहीं पूछे गए हैं उनकी आने की संभावना है। महादेवी वर्मा की कविता में किसका प्रभाव देखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए भक्ति काव्य का, ऑप्शन नंबर बी सूफी काव्य का, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों का और ऑप्शन नंबर डी में से किसी का नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, दोनों ए और बी का प्रभाव देखा जाता है। महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार से, साहित्य अकादमी पुरस्कार से, दोनों ए और बी या फिर डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी कि ए और बी दोनों। महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। महादेवी वर्मा की कविता का मुख्य विषय क्या है? प्रेम और विरह, आध्यात्मिकता, प्रकृति या फिर उपरोक्त सभी। तो डी वाला आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। महादेवी वर्मा की कविता में प्रेम और विरह भी मिलता है, आध्यात्मिकता भी मिलती है और प्रकृति भी मिलती है। महादेवी वर्मा की कविता में किसका महत्व है? किसका महत्व है उनकी कविताओं में? ऑप्शन नंबर ए भावों का, ऑप्शन नंबर बी शिल्प का, ऑप्शन नंबर सी दोनों ए और बी का और ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो महादेवी वर्मा जी की कविता में भाव और शिल्प यानी कि दोनों, ए और बी वाला हमारा राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, भाव और शिल्प दोनों का महत्व है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि सूरदास जी किस भक्ति धारा से संबंधित थे? सूरदास जी जो थे वो कौन सी भक्ति धारा से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए है राम भक्ति से, ऑप्शन नंबर बी है कृष्ण भक्ति से, ऑप्शन नंबर सी है शैव भक्ति से या ऑप्शन नंबर डी है शक्ति भक्ति से। तो सूरदास जी एक कृष्ण प्रेमी थे, यानी कि वो कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, सूरदास का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस, सूरसागर, गीता गोविंद या फिर मीराबाई के पद। तो सूरदास का जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है उसके बारे में तो आप लोग को भी पता होगा, वो है सूरसागर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, सूरदास किस भाषा में लिखते थे? सूरदास जी कौन सी भाषा में लिखते थे? अवधी भाषा में या फिर ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में या फिर संस्कृत में? तो सूरदास जी लिखते थे ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, सूरदास के पदों में किसका वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है? राम का, कृष्ण का, शिव का या फिर दुर्गा का? तो जैसा कि ये कृष्ण प्रेमी थे तो इनके पदों में प्रमुख वर्णन कृष्ण जी का मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में किस रस का प्रमुखता से प्रयोग हुआ है? श्रृंगार रस का या फिर वीर रस का, करुण रस का या फिर हास्य रस का? तो कृष्ण जी इतने सुंदर थे कि सूरदास जी कृष्ण प्रेमी थे तो इसीलिए उनके पदों में सबसे ज्यादा श्रृंगार रस का वर्णन है,
क्योंकि इसमें श्रृंगार के बारे में उन्होंने श्री कृष्ण जी के बहुत सारी बातें बताई हैं, वो भी अंधे होते हुए, जितना कि आंखों देखा भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूरदास के भ्रमर गीतों में भ्रमर किसका प्रतीक है? कृष्ण का, राधा का, प्रेम का या फिर विरह का? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम का। अगला वाला है हमारा, सूरदास ने किस विधा में रचना की थी? सूरदास जी ने केवल पद को लिखा था या फिर केवल पद और छंदों में रचनाएं की थी? पद और दोहे में रचनाएं की थी या फिर उपरोक्त सभी में रचनाएं की थी? तो सूरदास जी ने पद में भी रचना किया, छंद में भी रचना किया और दोहा में भी रचना किया। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी कि सूरदास जी ने इन सभी विधाओं में रचनाएं की हैं। सूरदास जी के गुरु कौन थे? तुलसीदास जी या फिर वल्लभाचार्य जी, कबीरदास जी या फिर रैदास जी? तो आप लोगों ने सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ा होगा, तो आप लोग को अच्छे से पता होगा कि सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। सूरदास ने किस लीला का सर्वाधिक वर्णन किया है? रास लीला का, गोवर्धन लीला का, मथुरा लीला का या फिर द्वारका लीला का? तो सूरदास जी ने ना ज़्यादा से ज़्यादा रास लीला का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, सूरदास के पदों में किसका प्रभाव देखा जाता है? वैष्णव भक्ति का, शैव भक्ति का, शक्ति भक्ति का या फिर सूफीवाद का? तो सूरदास जी के पदों में वैष्णव भक्ति का ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कबीरदास किस संप्रदाय से संबंधित थे? वैष्णव संप्रदाय से, शैव संप्रदाय से, निर्गुण संप्रदाय से या फिर सकल संप्रदाय से? तो कबीरदास जी निर्गुण संप्रदाय से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित थे, जो कि ईश्वर को निराकार मानती है, मतलब कि ईश्वर का कोई एक आकार नहीं है बल्कि ईश्वर निराकार है। कबीरदास की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? सूरसागर या फिर बीजक, रामचरितमानस या फिर गीता गोविंद? ये गीत गोविंद रहेगा। तो कबीरदास जी की जो तीनों रचनाएं हैं, कौन कौन सी रचनाएं? सबसे पहली रचना है हमारी साखी, प्लस दूसरी है सबद, प्लस तीसरी है रमैनी। साखी, सबद, रमैनी, इन तीनों रचनाओं का जो संग्रह है इसे हम बीजक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से जाना जाता है। कबीरदास ने किस भाषा में रचना की थी? संस्कृत भाषा में या फिर अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में या फिर खड़ी बोली में? तो कबीरदास जी ने अवधी भाषा में रचनाएं की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। कबीरदास ने मुख्यतः अवधी भाषा में रचना की, जो कि उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी। कबीरदास के अनुसार ईश्वर कैसा है? साकार है, निर्गुण है, एवं भी दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कबीरदास के अनुसार जो ईश्वर है वो निर्गुण है, निर्गुण परम ब्रह्म। कबीरदास ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी मानते थे। कबीरदास जी ने किसका विरोध किया? जातिवाद का, धर्मवाद का, एवं भी दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कबीरदास जी ने जातिवाद और धर्मवाद दोनों का विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। कबीरदास जी ने जातिवाद और धर्मवाद दोनों का विरोध किया था और सभी मनुष्यों की समानता पर जोर दिया था।
अगला 6वां प्रश्न हो जाएगा आप लोग के सामने। कबीरदास के पदों में किसका वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है? भक्ति का या फिर सामाजिक बुराइयों का, प्रकृति का या फिर उपरोक्त सभी का? तो कबीरदास जी के पदों में उपरोक्त सभी का मिलता है हमें वर्णन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कबीरदास के पदों में भक्ति, सामाजिक बुराइयों और प्रकृति का वर्णन मिलता है। कबीरदास जी के गुरु कौन थे? रैदास जी या फिर रामानंद जी, तुलसीदास जी या फिर चैतन्य जी? तो कबीरदास के गुरु थे रामानंद जी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कबीरदास के गुरु रामानंद थे, जो कि एक प्रसिद्ध संत थे। कबीरदास के पदों में किसका प्रभाव देखा जा सकता है? योग का, सूफीवाद का, दोनों ए और बी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कबीरदास जी के पदों में ए एवं बी दोनों यानी कि योग और सूफीवाद दोनों का वर्णन मिलता है हमें। कबीरदास के पदों में योग और सूफीवाद दोनों का प्रभाव देखा जाता है। कबीरदास ने किसका महत्व बताया है? ज्ञान का महत्व या फिर कर्म का महत्व, भक्ति का महत्व या उपरोक्त सभी का महत्व? तो कबीरदास जी ने ज्ञान, कर्म, भक्ति इन सभी का उपयोग बताया है। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कबीरदास ने ज्ञान, कर्म और भक्ति सभी का महत्व बताया है। कबीरदास के पदों में कौन सा भाव प्रमुख है? प्रेम, करुणा, क्रोध, घृणा। तो कबीरदास जी के पदों में प्रेम हमारा प्रमुख भाव है। तुलसीदास किस धारा के कवि थे? निर्गुण भक्ति के, सगुण भक्ति के, सूफी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो तुलसीदास जी थे वो सगुण भक्ति धारा के कवि थे। तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सूरसागर, ये तो सूरदास जी की है। बीजक तो कबीरदास जी की है। सी ऑप्शन है रामचरितमानस और डी है गीत गोविंद। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रामचरितमानस तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। तुलसीदास किस भाषा में लिखते थे? संस्कृत भाषा में या फिर अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में या फिर खड़ी बोली में? तो तुलसीदास जी थे वो अवधी भाषा में लिखते थे। तुलसीदास ने किस देवता की भक्ति की? कृष्ण की, राम की, शिव की या फिर दुर्गा की? तो तुलसीदास जी ने राम देवता की भक्ति की थी। कृष्ण जी तो सूरसागर के मतलब कृष्ण जी की भक्ति तो सूरदास जी ने की थी और राम की भक्ति तुलसीदास जी ने की थी। तुलसीदास के रामचरितमानस में किसका वर्णन किया गया है? राम के बाल्यकाल का, राम के वनवास का, राम के जीवन का, उपयुक्त सभी का? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तुलसीदास के रामचरितमानस में राम के बाल्यकाल का, राम के वनवास का, राम के जीवन का, इन सभी का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किस रस का प्रयोग किया है? श्रृंगार रस का, वीर रस का, करुण रस का या फिर उपरोक्त सभी का? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उपरोक्त सभी चीजों का प्रयोग किया है। श्रृंगार रस का, वीर रस का और करुण रस का भी। तुलसीदास के रामचरितमानस में किसका महत्व बताया गया है? राम भक्ति का, कर्म कांड का, ज्ञान का या फिर उपरोक्त सभी का? तो तुलसीदास जी के रामचरितमानस में राम भक्ति का महत्व बताया गया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में किस वर्ग के लोगों की भाषा का प्रयोग किया? उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग के, आम जनता के या फिर विद्वानों के? तो तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस था उसमें आम जनता की भाषा का प्रयोग किया गया है।
तुलसीदास की रचनाओं में किसका प्रभाव देखा जाता है? वैष्णव भक्ति का, शैव भक्ति का, सूफीवाद का या फिर उपरोक्त सभी का? तो तुलसीदास की रचनाओं में वैष्णव भक्ति का प्रभाव देखा जाता है। तुलसीदास के रामचरितमानस ने हिंदी साहित्य को क्या दिया? क्या तुलसीदास जी के रामचरितमानस ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी, हिंदी साहित्य को लोकप्रियता दी, हिंदी साहित्य को धार्मिकता दी या फिर ये सारी चीज़ें दी? तो तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है उसने हिंदी साहित्य को ये सारी चीज़ें दी, यानी कि एक नई दिशा भी दी, लोकप्रियता भी दी और धार्मिकता भी दी। निम्नलिखित में से कौन सा दोहा बिहारी का है? ऑप्शन नंबर ए है, मन चंचल चित्त चंचल शरीर चंचल है। ब वाला है, सुनो रे मन मोहि न मोहे बिनु पिया जी का नाम। सी वाला है, चंदन के तिलक लगाए आँखों में नीर बहता। डी वाला है, मैं तो साधु हूँ साधु का काम करूँ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चंदन के तिलक लगाए आँखों में नीर बहता, ये बिहारी जी का है। ये दोहा बिहारी का है। इसमें विरह की पीड़ा का अद्भुत चित्रण किया गया है। बिहारी जी के दोहों में किस रस का प्रमुख प्रयोग हुआ है? वीर रस का, श्रृंगार रस का, करुण रस का या फिर हास्य रस का? तो ऑप्शन नंबर 20 दी राइट आंसर। बिहारी के दोहों में श्रृंगार रस का प्रमुख प्रयोग हुआ है। बिहारी के दोहों में श्रृंगार रस का अत्यंत सुंदर और मार्मिक चित्रण किया गया है। बिहारी के दोहों की भाषा कैसी होती है? सरल और सहज, कठिन और जटिल, संस्कृत निष्ठ, अरबी फारसी प्रभावित। तो बिहारी के दोहों की भाषा सरल और सहज होती है। बिहारी की भाषा सरल और सहज होने के साथ साथ अत्यंत प्रभावशाली भी होती है। चौथा, सॉरी ये नंबर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, एक्चुअली ये नंबर गलती से लिखा गया, मैंने बताया था पीडीएफ बनाते समय। बिहारी की रचनाओं का मुख्य विषय क्या है? धर्म, राजनीति, प्रेम या फिर समाज? तो बिहारी की रचनाओं का मुख्य विषय प्रेम है। बिहारी के दोहों का मुख्य विषय श्रृंगार रस है, जिसमें कि प्रेम का अद्भुत चित्रण किया गया है। बिहारी के दोहों में किसका वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है? कृष्ण और राधा जी का, राम और सीता जी का, शिव और पार्वती का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, कृष्ण और राधा जी का। निबंध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल मनोरंजन करना, किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करना, केवल तथ्य प्रस्तुत करना, कहानी सुनना। तो निबंध जो होता है इसका मुख्य विषय होता है किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 दी राइट आंसर। एक अच्छे निबंध में क्या होना चाहिए? केवल तथ्य होने चाहिए या फिर केवल राय होनी चाहिए? तथ्यों और राय का संतुलन होना चाहिए या फिर केवल भावनाएं होनी चाहिए? तो एक अच्छे निबंध में तथ्यों और राय का संतुलन होना चाहिए। निबंध लिखते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? विषय से भटकने का ध्यान रखना चाहिए, भाषा की शुद्धता रखनी चाहिए, अनावश्यक विस्तार करना चाहिए या फिर उपरोक्त सभी पर ध्यान देना चाहिए? तो निबंध लिखते समय भाषा की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। निबंध की संरचना में क्या शामिल होता है? परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष।
केवल परिचय और निष्कर्ष, केवल मुख्य भाग, इनमें से कोई नहीं। तो निबंध की संरचना में परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष तीनों शामिल होने चाहिए। निबंध के परिचय में क्या होता है? विषय का संक्षिप्त विवरण, निष्कर्ष, उदाहरण या फिर उपरोक्त सभी। तो निबंध के परिचय में विषय का संक्षिप्त विवरण होता है। आप भी निबंध लिखते होंगे तो आपको भी पता होगा कि निबंध के परिचय में हम सबसे पहले विषय का संक्षिप्त विवरण देते हैं। निबंध के मुख्य भाग में क्या होता है? विषय का विस्तृत विवरण होता है, उदाहरण और तर्क होता है। एवं भी दोनों होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं होते। तो निबंध के मुख्य भाग में एवं भी दोनों यानी कि विषय का विस्तृत वर्णन और उदाहरण और तर्क सारी चीजें होती हैं। तो निबंध के निष्कर्ष में क्या होता है? विषय का पुनर्विचार, मुख्य बिंदुओं का सार, एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो निबंध के निष्कर्ष में एवं भी दोनों होते हैं। निबंध लिखते समय किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? शब्द सीमा का, समय सीमा का, एवं भी दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निबंध लिखते समय हमें शब्द सीमा और समय सीमा दोनों का ध्यान देना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिसमें कि एवं भी दोनों आ जाएंगे। एक अच्छा निबंध कैसा होता है? स्पष्ट और संक्षिप्त होता है, मूल और रचनात्मक होता है, तार्किक और सुसंगत होता है या फिर उपरोक्त सभी होते हैं। तो एक अच्छा निबंध में स्पष्ट और संक्षिप्त भी होता है, मूल और रचनात्मक भी होता है, तार्किक और सुसंगत भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उपरोक्त सारी चीजें होती हैं एक अच्छे निबंध में। निबंध लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्याकरण, शब्दावली, विचार या फिर लेखन शैली। तो निबंध लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विचार होते हैं। उपन्यास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल मनोरंजन करना, किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करना, जीवन का यथार्थ चित्रण करना या फिर ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो एक अच्छे उपन्यास का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि मनोरंजन भी करे, किसी विषय पर अच्छे अपने विचार भी व्यक्त करे, जीवन का यथार्थ चित्रण भी करे, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। उपरोक्त सभी उपन्यास मनोरंजन करते हैं, विचार व्यक्त करते हैं और जीवन का यथार्थ चित्रण भी करते हैं। एक उपन्यास में क्या होना चाहिए? केवल कहानी, केवल पात्र, केवल कथानक या फिर उपरोक्त सारी चीजें। तो एक उपन्यास में कहानी भी होनी चाहिए, पात्र भी होने चाहिए, कथानक भी होने चाहिए, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी एक उपन्यास में कहानी, पात्र और कथानक सभी होते हैं। उपन्यास का कथानक क्या होता है? कहानी की शुरुआत, मध्य और अंत, पात्रों के बीच संवाद, घटनाओं का क्रम, उपरोक्त सभी। तो उपन्यास का कथानक में उपरोक्त सभी होती हैं। कहानी की शुरुआत, मध्य और अंत भी होता है, पात्रों के बीच संवाद भी होता है और घटनाओं का क्रम भी होता है। उपरोक्त सभी कथानक में कहानी की शुरुआत, मध्य और अंत, पात्रों के बीच संवाद और घटनाओं का क्रम शामिल होता है। उपन्यास के पात्रों के क्या गुण होने चाहिए? यथार्थवादी, जटिल, विकासशील, उपरोक्त सभी। तो उपन्यास के पात्रों में उपरोक्त सारे गुण होने चाहिए। यथार्थवादी भी होने चाहिए, जटिल भी होने चाहिए और विकासशील भी होने चाहिए। उपरोक्त सभी उपन्यास के पात्र यथार्थवादी, जटिल और विकासशील होने चाहिए। उपन्यास की शैली और तकनीक से संबंधित। उपन्यास की शैली क्या होती है? लेखक की अपनी अनूठी शैली, भाषा का प्रयोग, कथानक को बताने का तरीका या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी उपन्यास की शैली, लेखन की अपनी अनूठी शैली, भाषा के प्रयोग और कथानक को बताने के तरीके पर निर्भर करती है।
उपन्यास में किस दृष्टिकोण से कहानी बताई जा सकती है? प्रथम व्यक्ति से, तृतीय व्यक्ति से, सर्वज्ञ से या फिर उपरोक्त सभी? तो उपन्यास में उपरोक्त सभी से कहानी बताई जा सकती है, पहले व्यक्ति से, तीसरे व्यक्ति से और सर्वज्ञ से। उपरोक्त सभी कहानी को प्रथम व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति या सर्वज्ञ दृष्टिकोण से बताया जा सकता है। उपन्यास में किसका प्रयोग करके पात्रों को जीवंत बनाया जा सकता है? संवादों का प्रयोग करके, मनोविज्ञान का प्रयोग करके, वर्णन का प्रयोग करके या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला, यानी कि उपरोक्त सभी। संवाद, मनोविज्ञान और वर्णन के माध्यम से पात्रों को जीवंत बनाया जा सकता है। उपन्यास लेखन की चुनौतियाँ। उपन्यास लिखते समय सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? कहानी का विचार, पात्रों का विकास, कथानक को बनाए रखना या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। उपन्यास लिखते समय हमें कहानी का विचार, पात्रों का विकास और कथानक को बनाए रखना चाहिए। उपरोक्त सभी उपन्यास लिखते समय कहानी का विचार, पात्रों का विकास और कथानक को बनाए रखना सभी बड़ी चुनौतियां होती हैं। एक उपन्यास को पूरा करने के लिए क्या आवश्यक है? धैर्य का होना, अनुशासन का होना, रचनात्मकता का होना या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी एक उपन्यास को पूरा करने के लिए धैर्य, अनुशासन और रचनात्मकता सभी आवश्यक हैं। उपन्यास का महत्व। उपन्यास क्यों महत्वपूर्ण है? सामाजिक मुद्दों को उजागर करता है या फिर मनोरंजन प्रदान करता है? उपन्यास ज्ञानवर्धन करता है या फिर उपरोक्त सभी? तो उपन्यास सामाजिक मुद्दों को उजागर करता है, मनोरंजन प्रदान करता है, ज्ञानवर्धक करता है और उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला। उपरोक्त सभी उपन्यास सामाजिक। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? ये क्वेश्चन तो हमारा लगातार आ रहा है। आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के या फिर छायावाद के? तो जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख कवि थे। जयशंकर प्रसाद की सबसे बड़ी रचना का क्या नाम है? आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कामायनी। कामायनी किस प्रकार की रचना है? कामायनी एक कहानी है या फिर नाटक है, एक महाकाव्य है या फिर उपन्यास है? तो कामायनी हमारी महाकाव्य की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में किसका वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है? प्रकृति का या फिर मानव मन का, सामाजिक परिवर्तन का या फिर उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जयशंकर प्रसाद की कविता में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? संस्कृत भाषा का, ब्रज भाषा का, खड़ी बोली का या फिर उपरोक्त सभी? तो जयशंकर प्रसाद की कविता में उपरोक्त सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में किस भावना का वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है? प्रेम का वर्णन, विरह का वर्णन, निराशा का वर्णन या फिर इन सारी चीजों का? तो जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में प्रेम का भी वर्णन है, विरह का भी वर्णन है, निराशा का भी वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में किसका प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एक प्रकृति का, एक महिला का, किसी के जीवन का या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा वाला। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में प्रकृति, महिला और जीवन इन तीनों का प्रयोग किया जाता है।
जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं का साहित्यिक महत्व क्या है? हिंदी साहित्य में एक नया मोड़ लाना, मानवीय मूल्यों का प्रतिनिधित्व करना, सामाजिक चेतना का जागरण करना, या फिर उपरोक्त सारी चीजें। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं में हिंदी साहित्य में एक नया मोड़, मानवीय मूल्यों का प्रतिनिधित्व, सामाजिक चेतना का जागरण, उपरोक्त सारी चीजें हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? सरस्वती पत्रिका का, हंस पत्रिका का, चंद्र पत्रिका का, या फिर कल्पना पत्रिका का? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। द्विवेदी युग में किस भाषा को साहित्य की भाषा के रूप में स्थापित किया गया? ब्रज भाषा को, अवधी भाषा को, खड़ी बोली को, या फिर संस्कृत भाषा को? तो द्विवेदी युग में खड़ी बोली की भाषा के रूप में स्थापित किया गया, साहित्य की भाषा के रूप में। द्विवेदी युग में किस प्रकार के साहित्य पर जोर दिया गया था? प्रेम काव्य पर, भक्ति काव्य पर, राष्ट्रीयता और समाज सुधार से संबंधित साहित्य पर, या फिर शास्त्रीय साहित्य पर? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीयता और समाज सुधार से संबंधित साहित्य पर। द्विवेदी युग में किसका उदय हुआ? छायावाद का, प्रगतिवाद का, द्विवेदी युग का, या फिर रीतिकाल का? तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्विवेदी युग में द्विवेदी युग का उदय हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस उपन्यास की रचना की? गोदान की, सेवा सदन की, चंद्रगुप्त की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से तो कोई नहीं है इनकी रचना किए हुए उपन्यास। द्विवेदी जी की मुख्यतः आलोचक और निबंधकार थे, उपन्यासकार नहीं थे, इसलिए इन्होंने उपन्यास की रचनाएं नहीं की। द्विवेदी युग के साहित्य की मुख्य विशेषता क्या थी? भक्ति भावना, राष्ट्रीयता और समाज सुधार, प्रेम और विरह, इनमें से कोई नहीं। तो द्विवेदी युग के साहित्य की मुख्य विशेषता राष्ट्रीयता और समाज सुधार थी। द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन करके हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी? सरस्वती पत्रिका का, हंस पत्रिका का, चंद्र पत्रिका का, या फिर कल्पना? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, सरस्वती पत्रिका का। द्विवेदी युग के साहित्य का उद्देश्य क्या था? मनोरंजन, समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना जगाना, या फिर उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द्विवेदी युग के साहित्य का मुख्य उद्देश्य था मनोरंजन करना, समाज का सुधार करना और राष्ट्रीय चेतना जगाना, यानी कि ये सारी चीजें थीं। द्विवेदी युग के साहित्य में किस भाषा का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ? ब्रज भाषा का, अवधी का, खड़ी बोली का, या फिर संस्कृत का? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली का। द्विवेदी युग के साहित्य का प्रभाव हिंदी साहित्य पर कैसे पड़ा? हिंदी साहित्य को एक नई दिशा मिली, खड़ी बोली का विकास हुआ, राष्ट्रीय चेतना का जागरण हुआ, या फिर उपरोक्त सभी? तो आंसर नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। द्विवेदी युग के साहित्य का प्रभाव हिंदी साहित्य को एक नई दिशा मिली, खड़ी बोली का विकास हुआ, राष्ट्रीय चेतना का जागरण हुआ, यानी कि ये सारी चीजें हुई। रामवृक्ष बेनीपुरी जी किस लिए जाने जाते हैं? उपन्यास के लिए, कहानियों के लिए, निबंध के लिए, या फिर इन सारी चीजों के लिए? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी इन सारी चीजों के लिए जाने जाते हैं, उपन्यास के लिए भी, कहानियों के लिए भी और निबंधों के लिए भी। उपरोक्त सभी रामवृक्ष बेनीपुरी उपन्यास, कहानियां और निबंध सभी विधाओं में लिखते थे। रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी रचना यात्रावृत्त है? साहित्य की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, पैरों में पंख बांध करके। ये उनकी एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है।
रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाओं में किस विषय पर अधिक जोर दिया जाता है? प्रेम पर, राष्ट्रीयता और समाज सुधार पर, धर्म पर, इतिहास पर। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाओं में राष्ट्रीयता और समाज सुधार पर ज़्यादा जोर दिया गया। बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीयता और समाज सुधार, उनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता और समाज सुधार के मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया। रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा शैली कैसी है? सरल और सहज, जटिल और गूढ़, कवितात्मक, वैज्ञानिक। रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा शैली सरल और सहज है। सरल और सहज, उनकी भाषा सरल और सहज होती थी, जिससे कि आम पाठक भी उन्हें आसानी से समझ सकते थे। रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी रचना में भारतीय ग्रामीण जीवन का चित्रण मिलता है? जयप्रकाश का, नेत्रदान का, सीता की माँ, उपरोक्त सभी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की जो ये सारी रचनाएं हैं, इन सभी में भारतीय ग्रामीण जीवन का चित्रण मिलता है। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाओं में किसका प्रभाव देखा जाता है? महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का, इन दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इन दोनों लोगों का देखा जाता था ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए और बी, दोनों ए और बी, उनकी रचनाओं पर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाओं में किस भावना का वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है? प्रेम का, क्रोध का, देशभक्ति का, या फिर हास्य का? तो देशभक्ति का मिलता है अधिक। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं किस युग की हैं? आदिकाल की, भक्ति काल की, आधुनिक काल की, या फिर मध्यकाल की? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आधुनिक काल की। रामवृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? सरस्वती पत्रिका का, हंस पत्रिका का, चंद्र पत्रिका का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जिनमें इनमें से किसी भी पत्रिका का संपादन नहीं किया। ये प्रश्न जो है ये विवादास्पद है, क्योंकि उनके द्वारा किसी भी पत्रिका का संपादन करने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहीं मिलता है। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाओं का साहित्यिक महत्व क्या है? राष्ट्रीय चेतना का जागरण करना, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ना, हिंदी साहित्य में नई दिशा प्रदान करना, या फिर उपरोक्त सभी? तो ये तीनों चीजें थीं। क्या थी? रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाओं का साहित्यिक महत्व। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस उपन्यास से जाना जाता है? रस, कवि, नाटककार, उपन्यासकार। तो इन्हें रस से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा, चंद्रकांता, गोदान। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की सबसे प्रसिद्ध रचना भारत दुर्दशा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस भाषा में लिखते थे? संस्कृत भाषा में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, या फिर अवधी में? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी खड़ी बोली में लिखते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किस विधा में लिखा? केवल काव्य में लिखा, या फिर केवल नाटक में लिखा? काव्य और नाटक दोनों में लिखा, उपन्यास में लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, काव्य और नाटक दोनों में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी साहित्य को क्या दिया? एक नई दिशा, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार की भावना, या फिर उपरोक्त सभी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी, राष्ट्रीय चेतना की तरफ ले गए, समाज सुधार की भावना का भी काम किया। तो उपरोक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का मुख्य उद्देश्य क्या था? मनोरंजन करना, सामाजिक बुराइयों पर प्रहार, राष्ट्रीय चेतना जगाना, या फिर उपरोक्त सभी? तो
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मुख्य नाटकों का उद्देश्य था ये सारी चीज़ें मनोरंजन भी करना, सामाजिक बुराइयों पर प्रहार भी देना और राष्ट्रीय चेतना भी जगाना। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? कर्म भूमिका या फिर हंस पत्रिका का, सरस्वती पत्रिका का या फिर भारतेंदु पत्रिका का? तो नाम से ही कोरिलेट करेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भारतेंदु पत्रिका का संपादन किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में किसका प्रभाव देखा जाता है? पश्चिमी साहित्य का, संस्कृत साहित्य का, एवं भी दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में एवं भी दोनों यानी कि पश्चिमी साहित्य और संस्कृत साहित्य दोनों का प्रभाव देखा जा सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों में किस प्रकार के पात्र मिलते हैं? केवल ऐतिहासिक पात्र या फिर केवल काल्पनिक पात्र? ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों प्रकार के पात्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो रचनाएं होती हैं इनमें ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों प्रकार के पात्र देखे जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य में किसका वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है? प्रेम का, देशभक्ति का, सामाजिक बुराइयों का या फिर उपरोक्त सभी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के काव्य में उपरोक्त सभी चीज़ों का वर्णन मिलता है, प्रेम का भी, देशभक्ति का भी और सामाजिक बुराइयों का भी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किसके लिए जाने जाते हैं? उपन्यास के लिए या फिर कहानी के लिए, आलोचना के लिए या फिर नाटक के लिए? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आलोचना के लिए प्रमुख प्रसिद्ध थे। द्विवेदी जी की कौन सी रचना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है? सागर की लहरें पर, साहित्य का मर्म, चंद्रकांता या फिर गोदान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, साहित्य का मर्म द्विवेदी जी की बहुत प्रसिद्ध रचना है। द्विवेदी जी ने किस विषय पर अधिक लिखा है? प्रेम पर, सामाजिक सुधार पर, साहित्य आलोचना पर या फिर इतिहास पर? तो द्विवेदी जी ने साहित्य आलोचना पर अधिक लिखा है। द्विवेदी जी की भाषा शैली कैसी है? सरल और सहज, जटिल और गूढ़, कवितात्मक या फिर वैज्ञानिक? तो द्विवेदी जी की भाषा शैली सरल और सहज है। द्विवेदी जी ने किस काल के साहित्य पर अधिक ध्यान दिया? आदिकाल पर, भक्ति काल पर, मध्यकाल पर या फिर आधुनिक काल पर? तो द्विवेदी जी ने मध्यकाल के साहित्य पर ज़्यादा ध्यान दिया। द्विवेदी जी की रचनाओं में किसका प्रभाव देखा जाता है? पश्चिमी साहित्य का और भारतीय संस्कृति का, इन दोनों चीज़ों का देखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ए और बी। द्विवेदी जी की रचनाओं का साहित्यिक महत्व क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने में मदद करती है, साहित्य आलोचना को एक नई दिशा दी, साहित्य चेतना को जगाया या फिर उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? कर्म भूमिका, हंस पत्रिका का, सरस्वती का या फिर भारतेंदु का? तो द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। द्विवेदी जी के अनुसार साहित्य का क्या महत्व है? केवल मनोरंजन करना या फिर ज्ञान भी प्रदान करना, समाज का सुधार भी करना? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, मनोरंजन भी करना, ज्ञानवर्धक भी, समाज सुधार भी करना। द्विवेदी जी की रचनाओं में किसका वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है? प्रेम का, साहित्य का, समाज का, राजनीति का? तो द्विवेदी जी की रचनाओं में प्रमुख रूप से वर्णन मिलता है किसका? साहित्य का।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किसके लिए जाने जाते हैं? उपन्यास के लिए, कहानियों के लिए, आलोचना के लिए या फिर नाटक के लिए? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आलोचना के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? चित्रलेखा, हिंदी साहित्य का इतिहास, चंद्रकांता या फिर गोदान? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सबसे प्रसिद्ध रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस काल के साहित्य पर ज्यादा ध्यान दिया? आदिकाल पर, भक्ति काल पर, रीति काल पर या फिर आधुनिक काल पर? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रीति काल पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पत्रिका का संपादन किया था? सरस्वती पत्रिका का, हंस पत्रिका का, चंद्र पत्रिका का या फिर भारतेंदु पत्रिका का? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? 2, 3, 4, 5? तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4 कालों में विभाजित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आदिकाल किससे शुरू होता है? वेदों से, रामायण और महाभारत से, प्राकृत और अपभ्रंश काव्य से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत और अपभ्रंश काव्य से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? रीतिकाल के सिद्धांत को, श्रृंगार सिद्धांत को, द्वंद्ववाद को या फिर आदर्शवाद को? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक शैली कैसी थी? वैज्ञानिक या फिर भावुक, ऐतिहासिक या फिर उपरोक्त सभी? तो डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आप लोग को जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने में किसका प्रयोग किया? केवल प्राचीन ग्रंथों का, केवल आधुनिक ग्रंथों का, प्राचीन और आधुनिक दोनों ग्रंथों का, केवल अपनी राय का? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने में प्राचीन और आधुनिक दोनों ग्रंथों का प्रयोग किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान दिया? इतिहास लेखन, आलोचना, साहित्यिक चेतना का जागरण, उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके लिए जाने जाते हैं? उपन्यासकार के लिए, कवि के लिए, राजनेता और लेखक के लिए या फिर इतिहासकार के लिए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये राजनेता और लेखक दोनों के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? भारत दुर्दशा, आत्मकथा, साहित्य की लहरें पर या फिर चंद्रकांता? तो जो आत्मकथा पुस्तक है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की सबसे प्रमुख पुस्तक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस विषय पर अधिक लिखा है? प्रेम पर, राजनीति पर, साहित्य आलोचना पर या फिर इतिहास पर? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राजनीति पर इन्होंने ज़्यादा लिखा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भाषा शैली कैसी है? सरल और सहज, जटिल और गूढ़, कवितात्मक, वैज्ञानिक? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भाषा शैली सरल और सहज है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस घटना का वर्णन अपनी आत्मकथा में किया है? भारत छोड़ो आंदोलन का, चंपारण सत्याग्रह का? इन दोनों चीज़ों का किया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों का।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाओं में किसका प्रभाव देखा जाता है? महात्मा गांधी का, गोपाल कृष्ण गोखले का, इन दोनों लोगों का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इन दोनों लोगों का प्रभाव देखा जाता है, महात्मा गांधी का भी और गोपाल कृष्ण गोखले का भी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाओं का साहित्यिक महत्व क्या है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, राजनीतिक विचारों का प्रतिनिधित्व, आत्मकथा के रूप में एक नया आयाम या फिर उपरोक्त सभी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाओं में किस भावना का वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है? प्रेम का, देशभक्ति का, सामाजिक सुधार का, उपरोक्त सभी। तो राजेंद्र प्रसाद की जो रचनाएं हैं उसमें देशभक्ति की भावना ज़्यादातर देखी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस भाषा में अधिकतर लिखा था? हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, या फिर संस्कृत भाषा में? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने हिंदी और अंग्रेजी में लिखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, दोनों ए और बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाओं का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? राष्ट्रीय चेतना का जागरण हुआ, स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया गया, सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया गया, या फिर उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रहीम किस काल के कवि थे? आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, या फिर आधुनिक काल के? तो रहीम जो थे वो भक्ति काल के कवि थे। रहीम के दोहों में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? प्रेम का, नीति का, धर्म का, या फिर राजनीति का? तो राजनीति नहीं, नीति का वर्णन मिलता है प्रमुख रूप से रहीम के दोहों में। रहीम के दोहों में किसका प्रयोग अधिकतर होता है? अलंकारों का, उपमा का, रूपक का, या फिर इन सभी का? तो इन सभी वाला ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रहीम के दोहों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? संस्कृत भाषा का, ब्रज भाषा का, अवधी भाषा का, या फिर खड़ी बोली का? तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है रहीम के दोहों में। रहीम के दोहों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना, ज्ञान देना, धर्म का प्रचार करना, राजनीतिक विचार व्यक्त करना? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ज्ञान देना। रहीम के दोहों में किसका प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है? प्रकृति का, मनुष्य का, एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो रहीम के दोहों में ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एवं भी दोनों, प्रकृति और मनुष्य दोनों का प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। रहीम के दोहे किसके लिए प्रसिद्ध हैं? रहीम के दोहे उनकी सरलता के लिए प्रसिद्ध हैं और उनके गहन अर्थ के लिए भी प्रसिद्ध हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एवं भी दोनों हो जाएगा। रहीम के दोहों में किसका महत्व बताया गया है? ज्ञान का, कर्म का, एवं भी दोनों का? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रहीमदास जी के दोहों में ज्ञान और कर्म दोनों का महत्व बताया है, यानी कि तीसरा वाला हमारा सही हो जाएगा। रहीम के दोहों में किस भावना का वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है? प्रेम का, विरह का, ज्ञान का, या फिर क्रोध का? तो ज्ञान का वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है रहीमदास जी के दोहों में।
रहीम के दोहों का हिंदी साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा? नीति साहित्य को समृद्ध किया, हिंदी साहित्य में ज्ञान का प्रचार किया, ये दोनों काम किए या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रहीम के दोहों का हिंदी साहित्य पर इन्होंने नीति साहित्य को समृद्ध भी किया और हिंदी साहित्य में ज्ञान का प्रचार भी किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए एवं बी दोनों हो जाएंगे। मीराबाई के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, ये किस भक्ति धारा से संबंधित थी? राम भक्ति से, कृष्ण भक्ति से, शैव भक्ति से या फिर शक्ति भक्ति से? तो मीराबाई को तो सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण भक्ति से संबंधित थी। मीराबाई की रचनाओं में किसका वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है? राम का, कृष्ण का, शिव का, दुर्गा का। कृष्ण भक्त थी तो जाहिर सी बात है कि कृष्ण जी का वर्णन ही मिलेगा। मीरा के पदों में किस रस का प्रमुखता से प्रयोग हुआ है? वीर रस का, श्रृंगार रस का, करुण रस का या फिर हास्य रस का? तो श्री कृष्ण की सुंदरता पर आधारित श्रृंगार रस का अधिक वर्णन हुआ है। मीरा के पदों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? संस्कृत का, ब्रज भाषा का, अवधी का या फिर खड़ी बोली का? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि ब्रज भाषा का प्रयोग ज्यादा किया गया। मीराबाई की रचनाओं में किसका प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है? पीपल का, मोर का, बांसुरी का या फिर उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मीराबाई की रचनाओं में पीपल का, मोर का और बांसुरी का तीनों का प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। मीराबाई के पदों में किस भावना का वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है? तो जैसा कि कहते हैं मीरा प्रेम दीवानी, तो प्रेम का वर्णन मिलता है। विरह का नहीं मिलता, क्रोध का नहीं, हास्य का भी नहीं, केवल और केवल प्रेम का वर्णन। मीराबाई की रचनाओं का साहित्य महत्व क्या है? भक्ति काव्य को समृद्ध किया, स्त्री भावनाओं को व्यक्त किया, हिंदी साहित्य में एक नया आयाम दिया या फिर उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सारी चीजें थी मीराबाई की रचनाओं में। मीरा के पदों में किसका प्रभाव देखा जाता है? वैष्णव भक्ति का, शैव भक्ति का, सूफीवाद का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वैष्णव भक्ति का देखा जाता है प्रभाव मीरा के पदों में। मीरा के पदों में किसका वर्णन नहीं मिलता? कृष्ण लीला का मिलता है, विरह का मिलता है, प्रेम का मिलता है, राजकाज का नहीं मिलता इनके काव्यों में। मीराबाई की रचनाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? उनकी सरलता के लिए, उनकी भावुकता के लिए। क्या इन दोनों चीजें के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मीराबाई की जो रचनाएं हैं उनकी सरलता और भावुकता दोनों के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर किस नाम से जाने जाते हैं? कविवर, राष्ट्र कवि, अनल कवि या फिर उपरोक्त सभी? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को हम लोग कविवर भी कहते हैं, राष्ट्र कवि भी की उपाधि भी इन्हें मिली, अनल कवि भी कहते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिनकर जी की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी या उर्वशी? तो दिनकर जी की सबसे प्रसिद्ध रचना रश्मिरथी है। दिनकर जी की रचनाओं में किसका वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है? प्रेम का, देशभक्ति का, सामाजिक बुराइयों का या फिर इतिहास का? तो दिनकर जी की रचनाओं में देशभक्ति का प्रमुख रूप से वर्णन मिलता है। दिनकर की भाषा शैली कैसी है? सरल और सहज, जटिल और गूढ़, कवितात्मक या फिर वैज्ञानिक? तो दिनकर जी की भाषा शैली कवितात्मक है। दिनकर की रचनाओं में किसका प्रभाव देखा जाता है? महाकाव्य का, गीता का, वेद का या फिर उपरोक्त सारी चीजों का? तो दिनकर जी की रचनाओं में हमें महाकाव्य, गीता, वेद इन सारी चीजों का प्रभाव मिलता है, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
दिनकर की रचनाओं में किस भावना का वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है? प्रेम का, क्रोध का, देशभक्ति का या फिर हास्य का? तो दिनकर जी की रचनाओं में देशभक्ति का वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है। दिनकर जी की रचनाओं का साहित्यिक महत्व पर क्या प्रभाव पड़ा? इन्होंने राष्ट्रीय चेतना का जागरण किया, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हिंदी साहित्य में एक नई दिशा दी। यानी कि डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सारी चीजें इन्होंने की। दिनकर की रचनाओं में किसका प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ? अलंकारों का या फिर छंदों का, भाषा का? लेकिन इन सारी चीजों का प्रयोग हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिनकर की रचनाओं में किसका महत्व बताया गया है? व्यक्तिवाद का, राष्ट्रवाद का, धर्म का या फिर राजनीति का? तो बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रवाद का। दिनकर की रचनाओं का हिंदी साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा? हिंदी साहित्य को एक नई दिशा मिली, राष्ट्रीय चेतना का जागरण हुआ, साहित्य में देशभक्ति की भावना का विकास हुआ। उपरोक्त सभी। तो दिनकर जी की रचनाओं का ये सारी चीजें हुई। उपरोक्त सभी वाला डी वाला आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन जी किसके लिए जाने जाते हैं? उपन्यास के लिए, कहानियों के लिए, कविताओं के लिए या फिर नाटक के लिए? तो हरिवंश राय बच्चन जी कविता के लिए जाने जाते थे ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हरिवंश राय बच्चन जी की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मधुशाला, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी? तो हरिवंश राय बच्चन जी की सबसे प्रसिद्ध रचना मधुशाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में किसका वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है? प्रेम का, देशभक्ति का, सामाजिक बुराइयों का? उपरोक्त सभी। तो हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं में इन सारी चीजों का वर्णन मिलता है, यानी कि प्रेम का भी, देशभक्ति का भी, सामाजिक बुराइयों का भी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन की भाषा शैली कैसी है? सरल और सहज, जटिल और गूढ़, कवितात्मक और वैज्ञानिक? तो कवितात्मक है इनकी। हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में किसका प्रभाव देखा जाता है? पश्चिमी साहित्य का और भारतीय साहित्य का या फिर इन दोनों का? उपरोक्त ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का प्रभाव देखा जाता है। हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में किस भावना का वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है? प्रेम का, विरह का, निराशा का या फिर उपरोक्त सभी? तो प्रेम का भी, विरह का भी, निराशा का भी, ये सारी चीजें सही हो जाएंगी। उपरोक्त सभी। हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का साहित्यिक महत्व क्या है? हिंदी साहित्य में एक नया मोड़ लाना, मानवीय मूल्यों का प्रतिनिधित्व करना, सामाजिक चेतना का जागरण करना या फिर उपरोक्त सभी? तो हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं का साहित्यिक महत्व ये सारी चीजें हैं। उपरोक्त सभी। हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में किसका प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया? प्रकृति का, महिला का, जीवन का? इन सारी चीजों का? ज्यादातर हमारा डी वाला ही राइट आंसर हो जा रहा है, तो इसमें भी डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी। हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में प्रमुख वर्णन मिलता है प्रकृति का, महिला का और जीवन का। इन सभी का प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया। हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में किसका महत्व बताया गया है? व्यक्तिवाद का, राष्ट्रवाद का, मानवतावाद का या फिर उपरोक्त सभी? तो हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में मानवतावाद का महत्व बताया गया है। हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का हिंदी साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा? इन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा मिली, राष्ट्रीय चेतना का जागरण हुआ, साहित्य में प्रयोगवाद का विकास हुआ। तो उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर।
सुमित्रानंदन पंत जी किस युग के प्रमुख कवि थे? आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के या फिर छायावाद के? तो सुमित्रानंदन पंत जी छायावाद के प्रमुख कवि थे। सुमित्रानंदन पंत जी की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आंसू, लहर, कामायनी या फिर गुंजन? तो सुमित्रानंदन पंत जी की सबसे प्रसिद्ध रचना गुंजन है। सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं में किसका वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है? प्रकृति का, मानव मन का, सामाजिक परिवर्तन का या फिर उपरोक्त सभी? तो सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं में प्रमुख वर्णन मिलता है उपरोक्त सभी, यानी कि प्रकृति का भी, मानव मन का भी और सामाजिक परिवर्तन का भी। सुमित्रानंदन पंत की कविता में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? संस्कृत भाषा का, ब्रज भाषा का, खड़ी बोली का या फिर उपरोक्त सभी? तो इन सारी चीजों का प्रयोग किया गया है सुमित्रानंदन पंत जी की कविता में। संस्कृत का भी, ब्रज भाषा का भी, खड़ी बोली का भी। तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत की कविता में किस भावना का वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है? प्रेम का, विरह का, निराशा का, उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सुमित्रानंदन पंत की कविता में किसका प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है? प्रकृति का, महिला का, जीवन का या फिर इन सारी चीजों का? तो सुमित्रानंदन पंत जी की कविता में प्रकृति, महिला और जीवन यानी कि इन सारी चीजों का प्रयोग किया गया है प्रतीक के रूप में। सुमित्रानंदन पंत जी की कविताओं का साहित्यिक महत्व क्या है? हिंदी साहित्य को एक नया मोड़ देना, मानवीय मूल्यों का प्रतिनिधित्व करना, सामाजिक चेतना का जागरण करना, ये सारी चीजें। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं में किसका प्रभाव देखा जाता है? पश्चिमी साहित्य का, भारतीय संस्कृति का, एवं भी दोनों का? तो सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाओं में पश्चिमी और भारतीय दोनों साहित्यों का प्रभाव देखा जाता है ना, तो सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं में किसका महत्व बताया गया? व्यक्तिवाद का, राष्ट्रवाद का, मानवतावाद का, इन सारी चीजों का। तो इनकी रचनाओं में मानवतावाद का महत्व देखने को मिला। सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं का हिंदी साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा? हिंदी साहित्य को एक नई दिशा मिली, राष्ट्रीय चेतना का जागरण हुआ, साहित्य में प्रयोगवाद का विकास हुआ, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लाइक का टारगेट हमारे हमेशा की तरह केवल और केवल 100 लाइक्स का है, तो आप लोग जल्दी से पूरा करवा दीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Love you all. Take care. Bye bye. Keep smile.